रणवीर जिसे आईने में देखकर तिलमिला उठा था वो कोई और नहीं, जिया जायसवाल थी। और रणवीर का ये ताना सुनकर कि जिया की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जिया का पारा भी आसमान पर चढ़ गया। उसने रणवीर के पास जाकर तमतमाते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरा घर है और मैं यहाँ अपने तरीके से जानने आई हूँ कि आखिर डैड और लावण्या के बीच यहाँ हुआ क्या। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो सस्पेंडेड हो ना? फिर घूर क्या रहे हो, बोलो। रणवीर के पास जिया से उलझने का वक्त नहीं था। जिया को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रणवीर पूरे कॉरिडोर में यहां वहां कुछ ढूंढने लगा। जिया ने इरिटेट होते हुए उससे फिर पूछा, रणवीर राणावत, तुम यहां से जाते हो या फोन करूं कमिश्नर को? हेलो डूड, तुमसे बात कर रही हूं मैं। व्हाट अ जर्क। जिया रणवीर पर बरसती जा रही थी, मगर रणवीर वही करने में बिजी था जो वो यहां करने आया था, सुराग ढूंढने। अचानक रणवीर की नजर छत के एक कोने पर फिक्स सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। उसने तुरंत जिया से पूछा, इसका मॉनिटर कहाँ है मैडम? जिया ने जवाब दिया, पास वाले रूम में। बट हेलो, तुम बताओगे कि कर क्या रहे हो? रणवीर ने जिया के सवाल का जवाब ना देते हुए सीधा उस कमरे की तरफ रुख किया जहां सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटर था। जिया भी रणवीर के पीछे पीछे उस कमरे में चली आई। रणवीर ने तुरंत मॉनिटर चेक किया। अजीब बात यह थी कि अभी तक पुलिस ने फार्म हाउस के कैमरास चेक ही नहीं किए थे, और जैसे ही रणवीर ने स्क्रीन पर फुटेज देखनी चाही, वो ब्लैंक थी। दोनों रणवीर और जिया हैरान रह गए। जिया ने हैरान होकर कहा, ओह माय गॉड, कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज कहां गई? ये ब्लैंक कैसे हो सकती है? इससे पहले कि रणवीर जिया की बात का कोई जवाब दे पाता, अचानक बाहर गेट पर गाड़ियां और लोगों का शोर सुनाई देने लगा। रणवीर और जिया ने खिड़की से झांक कर देखा तो जिया के तो जैसे होश उड़ गए। नीचे प्रेस और मीडिया का बड़ा तूफान आ गया था। वो फार्म हाउस के सामने खड़े होकर तस्वीरें ले रहे थे। कांस्टेबल्स के मना करने पर भी वीडियोस बना रहे थे। केस के बारे में उल्टी सीधी अटकलें लगा रहे थे। जिया ने घबरा कर कहा, ओह नो, ये लोग यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते। अगर इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो न जाने क्या होगा। ऑलरेडी मेरी फैमिली की इतनी बदनामी हो चुकी है। रणवीर ने जिया के चेहरे पर पसीना देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने जिया के कान में करीब जाकर तंज कसा, डर लग रहा है कि लोग अगर तुम्हें तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड के फियांसे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जिया ने डर कर कहा, ऑब्वियसली मिस्टर, तुम और मैं एक साथ इस फार्म हाउस में, इमेजिन कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। रणवीर ने ताना मारते हुए कहा, नाइस जिया, वेरी नाइस। अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है तुम्हें, और थोड़ी देर पहले यही बात तुमने लावण्य के बारे में नहीं सोची? उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी। अगर तुम मेरे साथ पकड़ी जाती हो तो तुम कभी लाइफ में प्रूव नहीं कर पाओगी कि हम दोनों यहां कोइंसिडेंस से टकरा गए। तुम्हारे कैरेक्टर पर कभी वैसी उंगलियां उठेंगी जैसे तुमने मेरी लावण्या पर उठाई थी। फिर रणवीर ने ऑर्डर देते हुए कहा, टाइम मिले तो अपने गुस्से और ईगो को साइड में रखकर जरा सोचना इस बारे में। अब चलो, निकालो तुम्हें यहां से, इससे पहले कि कोई तुम्हें मेरे साथ देख ले। कम ऑन। जिया को ऐसे लगा जैसे रणवीर ने उससे ताना नहीं, उसके अंधे गुस्से और जजमेंट पर एक तमाचा मारा है। जिया को अचानक अपनी जगह लावण्या दिखने लगी। जिया को पता भी नहीं चला कि कब रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे फार्म हाउस के बगीचे के रास्ते से निकालकर मीडिया की नजरों से बचाते हुए गाड़ी में बैठाकर ले गया। जिया ने खुद से कहा, क्या है ये लड़का, सच ए डैशिंग पर्सनालिटी। लेकिन जितना डैशिंग है उतना ही अकड़ू और खड़ूस है। मैं तो इससे बात ही नहीं करने वाली। करीबन 40 मिनट के चुपचाप सफर के बाद रणवीर जिया को लेकर जयपुर के सबसे अमीर कॉलोनी गोल्ड रोड पर पहुंचा। सारे रास्ते उसने जिया से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। जिस टाइप का अल्फा मेल रणवीर था वो भी जिया के मुंह नहीं लगा। उसकी आंखें सड़क पर ही लगी रही। रणवीर ने अपनी गाड़ी जिया के घर से करीब 300 मीटर दूर ही रोकी। उसने जिया के लिए दरवाजा खोला और धीमी आवाज में कहा, तुम घर जा सकती हो जिया। घर से थोड़ा दूर छोड़ा है ताकि लोग बातें ना बनाएं। ये न कहें कि जिस लड़की की लाश के साथ तुम्हारे डैड मिले तुम उसी लड़की के मंगेतर के साथ क्या कर रही थी।
जिया ने अपना बैग लिया और धीरे से गाड़ी से उतरी। वो अभी भी रणवीर से काफी नाराज थी, लेकिन रणवीर की बातें उसके मन में घर कर गई थी। वो रणवीर से बिना कुछ कहे जाने ही वाली थी कि रणवीर ने बिना उसे छुए अपना हाथ आगे करके उसका रास्ता रोका और कहा, वैसे मैडम जी, अगर तुम चाहो तो मेरे इस बिहेवियर की शिकायत कमिश्नर साहब से कर सकती हो। जिया ने हैरान होकर पूछा, तुम ऑलरेडी सस्पेंडेड हो मिस्टर, डर नहीं लगता तुम्हें? रणवीर ने तपाक से जवाब दिया, डर और मुझे? एक लावण्या को खोने का डर था बस लाइफ में। वो चली गई और अपने साथ मेरे सारे डर भी ले गई। जिया को एक पल के लिए रणवीर के लिए बहुत दुख हुआ। उसका और रणवीर का दर्द एक जैसा तो था, मगर पिघलने की जगह उसने रणवीर से बस इतना कहा, मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी रणवीर, और तुमने जो कुछ लावण्या के बारे में मुझे समझाना चाहा उसे समझने की कोशिश करूंगी। यकीन करना चाहूंगी कि लावण्या में कोई दाग नहीं था। रणवीर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या सच में वो लावण्या के बारे में जिया की राय बदलने में कामयाब हो गया था? जिया ने उसकी आंखों की चमक देखते हुए गुस्से की चादर वापस उड़ी और कहा, पर इसका मतलब नहीं है कि हमारे बीच सीज फायर हो गया है। आई स्टिल हेट यू। इतना कहकर जिया लंबे लंबे कदम भरती हुई अपने घर की तरफ चल दी और रणवीर बिना उसे एक नजर दोबारा देखे अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसके लिए जिया का चैप्टर क्लोज हो चुका था, या कम से कम उसे तो ऐसा लग रहा था। और अब उसका सारा फोकस लावण्या और प्रतीक जायसवाल का मर्डर सॉल्व करने पर था। उसे हर हाल में लावण्या के माथे से ये दाग हटाना था। सीसीटीवी फुटेज तो ब्लैंक ही हो चुकी थी। रणवीर को कोई और रास्ता निकालना था। वो सोच ही रहा था कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत लावण्या के घर से उसके दोस्तों से करे, वो भी दानिश और अजीत से बचते हुए। और तभी अचानक दानिश का फोन आ गया। रणवीर ने जैसे ही फोन उठाया, दानिश की घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। रणवीर, ये तेरा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया में क्यों था भाई? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना तूने? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे बार में मिलना, बताता हूं। रणवीर दानिश से मिलने के लिए बार की रोड की तरफ मुड़ गया और जिया अपने पिता और लावण्या के बारे में सोचते हुए जैसे ही अपने घर के आलीशान गेट के अंदर आई, वो एंट्री का नजारा देखकर हैरान रह गई। गार्ड्स के अलावा अचानक घर के बाहर किसी सिक्योरिटी एजेंसी के स्पेशल गार्ड्स तैनात कर दिए गए थे। जिया ने घबराकर गेट के गार्ड से पूछा, जॉन, ये सब सिक्योरिटी ऑफिसर्स कब आए और क्यों? अंदर सब ठीक है ना? जॉन ने शर्मिंदा फील करते हुए कहा, वो क्या हुआ है ना जिया मैडम, जैसे ही पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन से लौटी, वो घर के बाहर प्रेस और मीडिया का अंबार लग गया। पड़ोसी भी झांकने लगे। वहीं बड़े साहब पर घटिया इल्जाम। जॉन हिचकिचाता हुआ बोला, उस लड़की लावण्या के साथ उनके अफेयर की बातें क्या बोलूं जिया मैडम, हमसे वो भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। तो मीनाक्षी मैडम ने पहले कमिश्नर को फोन करके भीड़ हटवाई और फिर इन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बुलाया। जिया ने दांत भींचते हुए कहा, तो ये लोग डैड पर इल्जाम लगाते हुए घर तक आ पहुंचे? जिया का पारा हाई हो गया और वो दंदनाती हुई घर के अंदर घुसी। जिया जैसे ही अपने बंगले के हॉल में आई तो उसने देखा कि उसका जीजा ग्लास में वाइन भर भर कर पीता जा रहा था और नताशा को कोसता चला जा रहा था कि किस बदनाम घर में डैड ने मेरी शादी कर दी। नताशा का रो रो कर बुरा हाल था और मीनाक्षी सिर पकड़कर बैठी थी। वो अपने पति को याद करके नहीं, बल्कि सोसाइटी में उसकी जो बदनामी हो रही थी उसे लेकर परेशान थी। जैसे ही नताशा ने अंश को बस करने के लिए कहा तो उसका साथ देने के बजाय उसकी अपनी मां मीनाक्षी उस पर भड़क पड़ी। यू शट अप नताशा, क्या गलत कह रहा है अंश? मेरा हस्बैंड ऊपर जाते जाते हमारे खानदान की इज्जत भी साथ ले गया। पूरा जयपुर उनकी डेथ का शोक मनाने की बजाय मुझ पर हंस रहा है कि देखो देखो मिसेस मीनाक्षी जायसवाल की किस्मत देखो। बड़ा हाथ में हाथ डालकर घूमती थी ना अपने हस्बैंड के साथ, जाती जाती लावण्या का तमाचा मार गया इसके मुंह पे। अब तो प्रतीक के इस कारनामे के बाद मुझे जयपुर डायमंड क्लब की प्रेसिडेंट की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी।
जिया से अपने मृत पिता की बदनामी, वो भी उनके बनाए घर के अंदर देखी नहीं गई। उसने आगे बढ़कर तीखी आवाज में कहा, आई कांट बिलीव दिस। डैड के मर्डर का सच जानने की फिक्र होनी चाहिए आप लोगों को, और आप है कि वही पुलिस स्टेशन वाला ड्रामा दोहरा रहे हैं। अंश, आई डोंट थिंक मेरे समझाने का कोई असर हुआ है तुम पर। इससे पहले कि अंश एक बार फिर जिया से उलझता, नताशा जो अब तक रो रही थी वो जिया पर बरस पड़ी। वाह, याद आ गई तुम्हें घर की। मुझे तो लगा कि पुलिस स्टेशन से निकलते ही तुम सीधा अपनी 5 स्टार बेकरी में अपने बिजनेस पार्टनर सम्राट के साथ केक बेक करने पहुंच गई होगी। क्या हुआ, सम्राट के कंधे पर जाकर रोई नहीं अब तक? जिया ने उफनते हुए कहा, नताशा इनफ। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें ताने कसने से फुर्सत नहीं है अभी भी? इस पर मीनाक्षी ने जिया की बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम किस मुंह से बोल रही हो जिया? ताने तो हमें सुनने पड़ रहे हैं, प्रतीक की वजह से और तुम्हारी वजह से भी। क्या जरूरत थी मीडिया से ये बोलने की कि उस लावण्या ने तुम्हारे डैड को फंसाया था? मीडिया वालों ने उसे अफेयर का नाम दे दिया है। यू कैन नॉट इमेजिन कि हम किस लेवल तक बदनाम हो गए हैं। जिया की माँ, उसकी अपनी बहन, उसका जीजा उसे ऐसे देख रहे थे जैसे जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार जिया ही हो। उसने तो गुस्से में आकर डैड का नाम बचाने के लिए मीडिया में स्टेटमेंट दे दी थी। सारा इल्जाम लावण्या पर डाला था, तो बात अफेयर तक कैसे पहुंच गई? जिया का सर घूमने लगा। इससे पहले कि फैमिली के सामने उसका रोना छूटता, जिया भागते हुए अपने कमरे में चली गई। जिया ने कमरे में आते ही दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा है। जिया ने आंखें खोलकर अपने राइट में देखा तो खतरनाक मुस्कान वाला एक हैंडसम आदमी उसके साथ बैठा था और अपनी उंगलियों पर एक खंजर घुमा रहा था। जिया का सारा खून बर्फ हो गया। उस आदमी ने जिया के चेहरे से बाल हटाते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर गहरी आवाज में कहा, खूबसूरत हो, नाइस, टाइगर खुश हुआ, मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। जिया की तो जैसे जान निकल गई, पर इससे पहले कि वो शोर मचाती, उस आदमी ने जिया के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे गर्दन से पकड़ते हुए बिस्तर पर फेंका और खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रखते हुए भारी आवाज में बोला, शोर नहीं ब्यूटीफुल, नहीं तो मजबूर होकर मुझे तुम्हारे घर में किसी को मारना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मार सकता ना? अगर तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे बाप का कर्जा कौन चुकाएगा? जिया की आंखें फटी की फटी रह गई। कर्ज? कौन सा कर्ज? ये टाइगर तो वही था जिसने लावण्या की मौत से पहले उसे फोन करके लोकेशन पर मिलने बुलाया था। अब टाइगर जिया से क्या चाहता था और ये किस कर्ज की बात कर रहा था? ऐसे खतरनाक आदमी से भला जिया के डैड का कैसे कोई लेना देना हो सकता था? क्या जिया घबराकर रणवीर को इस आदमी के बारे में बता देगी? क्या रणवीर ये जान पाएगा कि जिस टाइगर से लावण्या डरती थी, अब वही टाइगर जिया की जिंदगी बर्बाद करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।